मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों में इत्तेहाद हो गया है। दोनों के नेता एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में IMIM के नेता हैं अख्तरुल ईमान और RJD के नेता है तेजस्वी यादव। ये दोनों एक साथ बैठकर आज इफ्तार कर रहे हैं। और जो अहम बात हुई है कि अख्तरुल ईमान नहीं गए हैं तेजस्वी यादव के घर, या तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में अख्तरुल ईमान ने शिरकत नहीं की है, बल्कि अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव ने शिरकत की है। अख्तरुल ईमान के घर पर तेजस्वी यादव को आना पड़ा है। हालांकि यही दोनों लीडर्स है जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे, एक दूसरे की बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। खास तौर पर RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने मुकम्मल तौर पर अख्तरुल ईमान से दूरी बना रखी थी, उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो IMIM ने, अख्तरुल ईमान ने लगातार कोशिश की तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की, उन तक मैसेज पहुंचाने की, उनसे बात करने की। अख्तरुल ईमान ने ख़त भी लिखा था तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव ने अख्तरुल ईमान की बातों का जवाब नहीं दिया, ख़त का जवाब नहीं दिया, मुलाकात नहीं की। अख्तरुल ईमान तेजस्वी यादव से मिलना चाह रहे थे महज 6 सीटों पर अलायंस करने के लिए, लेकिन आज तेजस्वी यादव को अख्तरुल ईमान के घर जाना पड़ा है, उनके साथ बैठना पड़ा है, उनसे बातचीत करनी पड़ी है। तो इसकी वजह भी सियासत है, मजबूरी है, क्योंकि IMIM ने बिहार में 5 सीटें जीतकर RJD को झुकने पर मजबूर कर दिया है, तेजस्वी यादव को अख्तरुल ईमान के घर आने पर मजबूर कर दिया है। और नतीजा है कि तेजस्वी यादव को अख्तरुल ईमान के यहाँ जाना पड़ा है। जब भी पॉलिटिकल पार्टियों का इफ्तार होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस इफ्तार के पीछे सियासत है। इफ्तार इस्लाम में इबादत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का जो इफ्तार होता है, उनकी जो दावत होती है इफ्तार के नाम पर, उसके पीछे सियासत होती है। और यहाँ भी यही सियासत है, क्योंकि बिहार में RJD और उसके पूरे अलायंस को इस मरतबा ज़्यादा सीटों पर जीत नहीं मिल सकी। RJD को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को भी कम सीटों पर। टोटल जो अलायंस है महागठबंधन का, उसके MLAs की तादाद सिर्फ 35 है बिहार में। एक BSP के MLA को मिला लीजिए तो 36 हो जाएगी MLAs की तादाद, और IMIM के 5 MLAs को मिला लीजिए तो टोटल अपोजिशन के MLAs की तादाद बिहार में 41 है। बिहार में विधानसभा के जो टोटल MLAs हैं, टोटल जो असेंबली की सीट्स है वो 243 है। और कल यानी 16 मार्च को राज्यसभा का इलेक्शन होना है, और राज्यसभा के चुनाव में बिहार से 5 लोग राज्यसभा के MP बनेंगे, 5 उम्मीदवार को जीत मिलेगी। अब 5 में से 4 NDA के उम्मीदवार को जीत मिलेगी, 4 NDA के उम्मीदवार राज्यसभा के सांसद बनेंगे, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5वां MP राज्यसभा का RJD का बनेगा या NDA का बनेगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक राज्यसभा MP के लिए 41 MLAs का वोट चाहिए, और 5वें कैंडिडेट के लिए 41 वोट न तो RJD के पास पूरा हो रहा है, ना NDA के पास पूरा हो रहा है। NDA के पास 5वें के लिए सिर्फ 38 वोट है, और RJD के पास अपना वोट टोटल 36 से BSP का मिला करके अब मज़ीद 5 वोट चाहिए 41 का आंकड़ा पूरा करने के लिए। चुनांचे RJD ने IMIM से समर्थन मांगा। शुरू में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने समर्थन देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अख्तरुल ईमान खुद इस मरतबा राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे, और RJD इस मरतबा हमें सपोर्ट करे, समर्थन दे, फिर अगली मरतबा हम RJD को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। IMIM की तरफ से इसी तरह की शर्तें रखी गई थी। आदिल हसन आज़ाद जो IMIM के नेशनल स्पोक पर्सन है, अख्तरुल ईमान के राइट हैंड है, उन्होंने भी यही बार बार मीडिया में आकर के कहा। उधर RJD के कुछ नेताओं ने कहा कि हम ऐसा गेम खेलेंगे, ऐसी चाल चलेंगे कि हमें IMIM के सामने झुकना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद IMIM को हमारा समर्थन करना होगा। और कहा गया कि हिना शहाब को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाएगी RJD, और हर हाल में IMIM को समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर हिना शहाब को मजलिस ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुसलमान ही मजलिस से नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन IMIM ने भी अपना खेल खेल दिया था और कहा था कि हिना शहाब को भी अगर RJD ने उम्मीदवार बनाया तो हम उससे वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुद अपना उम्मीदवार होगा और हमारा और RJD का आपस में कोई अलायंस नहीं है। अब RJD ने सोचा, गौर किया, तो उसको यही समझ में आया कि किसी बिजनेसमैन को लाना होगा, किसी पैसा वाले को लाना होगा, और तभी IMIM का भी समर्थन मिल सकता है, दूसरे उम्मीदवार, दूसरे जो MLAs है उनका भी समर्थन मिलेगा, और किसी न किसी तरह
आरजेडी एक सीट राज्यसभा में निकाल सकती है, एक सीट को बचा सकती है। चुनांचे आरजेडी ने किसी पॉलिटिशियन को लाने के बजाय, किसी लीडर को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाने के बजाय अमरिंदर धरी सिंह को उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का, जिनको एडी सिंह कहा जा रहा है। और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, पैसा है। चुनांचे आरजेडी ने इनको ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। अमूमन राज्यसभा में कोई जाता है तो उसका दो ही बैकग्राउंड होता है, या तो पार्टी का बहुत लॉयल होता है, बहुत अच्छा स्पोक पर्सन होता है, उसको पार्टी राज्यसभा भेजती है, या फिर वो बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, करोड़ों रुपए की फंडिंग पार्टी को देता है, तब उसे राज्यसभा का उम्मीदवार कोई पार्टी बनाती है। एडी सिंह पैसे वाले हैं और इनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आप समझ लीजिए कि क्यों आरजेडी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। सारी बातें कही नहीं जा सकती है खुल करके। बात पैसे का ही है, तो आगे की बात बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उम्मा सेवा ट्रस्ट को अपने ज़कात की, अपने सदक़े की रकम भेज सकते हैं, क्योंकि उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मिल्लत टाइम्स के साथ मिलकर 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक इफ्तार का सामान पहुंचाया है, राशन किट्स पहुंचाया है। कई बीमारों को इलाज का पैसा भी उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उम्मा सेवा ट्रस्ट का अकाउंट नंबर, QR कोड मौजूद है, आप यहां अपनी रकम भेज सकते हैं। मिल्लत टाइम्स का सपोर्ट इस NGO को हासिल है। और अब आइए दोबारा बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार में अख्तरुल ईमान ने आज बाज़ाब्ता मीडिया के सामने आकर कह दिया कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, उनको AIMIM का समर्थन हासिल है और एडी सिंह ही अगले राज्यसभा के MP बनेंगे। क्या कुछ अख्तरुल ईमान ने कहा है, उसे सुन लीजिए। राजद वालों ने पहले भी गुजारिश की थी, हम लोगों की उनसे बात हुई। आज तेजस्वी साहब यहाँ दावत इफ्तार में आए थे, उनकी गुजारिश हुई है, MIM ने उनके गुजारिश को कबूल किया है और MIM उनके हक में वोट करेगी। वोट करी, बड़ा बयान दे रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि आपके उम्मीदवार रणनीति एक ही है। राज्यसभा के इलेक्शन में कोई बड़ी रणनीति का मामला नहीं है, MLAs को वोट देने हैं। तो हमारे 5 MLA जो है राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में फैसला कर चुकी है। सर, इससे पहले आपने कहा था गिव एंड टेक का मामला होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा? अच्छा, चलिए वो बातें होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का मसला है, तो इलेक्शन के बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे 5 आदमी उनको देंगे। ये बताइए, क्या डैमेज कंट्रोल हो चुका है? क्या आप लोग कल वोट करेंगे इनके समर्थन में, महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में? हमारे दरमियान में तो कोई डैमेज नहीं था। अगर आपको खबर होगा तो उसकी खबर लीजिए। हमारी पार्टी मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर फैसला कर चुकी है कि अच्छा, चलिए वो शरायत की बातें, वो अंदर की बातें हैं। हम लोग इस वक्त वोट दे रहे हैं, यही बात का महागठबंधन के साथ। मैं कह रहा हूं कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन है, हम लोगों ने एडी सिंह साहब की हिमायत में वोट देने का फैसला किया। अख्तरुल ईमान ने बता दिया, एडी सिंह ने भी क्या कहा, उसे सुन लीजिए। हम 16% के लिए जा रहे हैं और ये लड़ाई देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए है, और हम लोग देश को विभाजित नहीं होने देंगे, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उधर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि AIMIM से बात फाइनल हो गई है और AIMIM आरजेडी को सपोर्ट करेगी। और अब तय है कि 41 वोट पूरे हो गए हैं आरजेडी के पास, तो आरजेडी का एक राज्यसभा का उम्मीदवार बन जाएगा। बिहार में 243 कुल असेंबली के अरकान हैं और 5 MP राज्यसभा के बनेंगे इस मरतबा। तो हर एक राज्यसभा के MP को चाहिए 41 वोट। अब NDA के पास बहुत ज़्यादा सीटें, क्योंकि NDA के पास बिहार असेंबली में 202 सीटें हैं। 89 सीटें बीजेपी की है और 85 सीटें JDU की है। JDU के नीतीश कुमार खुद बिहार से रुखसत हो रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं और वो दिल्ली में राज्यसभा के MP बनेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर अब नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे। एक अलग टॉपिक है जिस पर अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि कब बिहार में मुकम्मल तौर पर यह तब्दीली आने वाली है, ऐलान हो चुका है। अब मामला यह है कि NDA के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का जीतना कन्फर्म है। 5वें पे पेज फंसा हुआ है। आरजेडी के पास अपना वोट 36 था BSP का उम्मीदवार मिला करके, और NDA के पास टोटल वोट 38 था। AIMIM ने ऐलान कर रखा था कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और जैसे ही AIMIM का अपना उम्मीदवार होता तो आरजेडी का वोट कम पड़ जाता, NDA का वोट ज़्यादा होता और NDA के 5वें उम्मीदवार की भी जीत तय थी। और इस तरह इस मरतबा राज्यसभा के इलेक्शन में आरजेडी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाता। चुनांचे आरजेडी को अपने उसूलों से समझौता करना पड़ा है।
आरजेडी को पीछे हटना पड़ा है और तेजस्वी यादव को खुद जाना पड़ा अख्तरुल ईमान से मिलने। और एआईएमआईएम ने यही कह रखा था कि हम ऐसी सियासत कर रहे हैं कि जो आज हमारे मुखालिफ हैं उनको झुकना पड़ेगा, उनको हमारे साथ मिलना पड़ेगा। और ये तस्वीर उसी बात की गवाही दे रही है। आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा था कि क्या आप अख्तरुल ईमान से एआईएमआईएम से अलायंस करेंगे, उनको 5-6 सीटें देंगे, तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव की तरफ से इनकार किया जाता था। मैंने खुद इंटरव्यू किया था, मैंने यही सवाल किया और तेजस्वी यादव का जवाब था वो हैदराबाद की पार्टी है, उनको यहाँ आकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनका बिहार में कोई गिराव नहीं है, उनके साथ अलायंस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबा नकवी ने जब इंटरव्यू किया तेजस्वी यादव का तो फ़ोन पर इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है उर्दू में शिद्दत पसंद, कट्टरपंथी, जिसको मज़ीद आगे आप बढ़ाकर कह सकते हैं कि जिनको दहशतगर्द कहा जाता है, जिनकी आइडियोलॉजी को देश के लिए, पीस के लिए, सलामती के लिए ख़तरा समझा जाता है। ऐसा लफ्ज़ तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस्तेमाल कर दिया और इस पर उन्होंने कोई वजाहत भी नहीं की, कोई सफाई भी नहीं दी कि उन्होंने गलती से कहा या निकल गया। और एआईएमआईएम ने असदुद्दीन ओवैसी ने इसी का सीमांचल में फ़ायदा उठाया। 5 सीटों पर उनको जीत मिल गई, 2 सीटों पर मामूली वोटों के फ़र्क से उनको उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, वरना 7 सीटें सीमांचल में बिहार में एआईएमआईएम की निकल सकती थी। सीमांचल का इलाका हैदराबाद के बाद दूसरा एआईएमआईएम का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। अब राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के पास 2 ही ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था एआईएमआईएम के साथ बातचीत करना, उनके साथ समझौता करना और मजलिस की शर्तों को मानना, उनके घर पर जाना, अख्तरुल ईमान के साथ तस्वीर खिंचवाना, इफ्तार करना। या दूसरा ऑप्शन था कि राज्यसभा में अपना सफाया करना, एक भी उम्मीदवार को न जिताना। आरजेडी ने यहाँ पर समझदारी से काम लिया, तेजस्वी यादव ने हिकमत अमली से काम लिया और उन्होंने एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है, अख्तरुल ईमान के साथ बातचीत कर ली और उसका नतीजा यह है कि अख्तरुल ईमान ने सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। और 41 एमएलए के समर्थन के साथ एडी सिंह बिहार के अगले राज्यसभा एमपी बन जाएंगे। एनडीए के उम्मीदवार को सिर्फ 38 वोट मिल पाएगा और एनडीए का 5वां राज्यसभा एमपी नहीं बन पाएगा। तो ये अच्छी कोशिश की है आरजेडी ने और मजलिस के साथ आज उनको समझौता करना पड़ा है। अब मजलिस ने क्या मुतालबा किया है, मजलिस की क्या मांग है, क्या अगली मर्तबा मजलिस की ये शर्त है कि एआईएमआईएम का राज्यसभा उम्मीदवार होगा और आरजेडी समर्थन करेगी, या फिर एमएलसी का आगे चुनाव होगा तो उसके लिए कोई डील तय हुई है? क्योंकि एमएलसी का जो इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी एमएलए का वोट मैटर करता है और हो सकता है कि आदिल हसन आज़ाद एमएलसी को उम्मीदवार हो या एमआईएम से कोई और एमएलसी को उम्मीदवार हो और आरजेडी के लिए ये शर्त रखी गई हो कि इस मरतबा राज्यसभा में आरजेडी को एआईएमआईएम सपोर्ट कर रही है तो एमएलसी के चुनाव में आरजेडी एआईएमआईएम के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी, या 2 साल के बाद फिर जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो उस मौका पर एआईएमआईएम का उम्मीदवार होगा और आरजेडी सपोर्ट करेगी। क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो कभी सस्पेंड नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है और हर 2 साल पर उसके जो एमपीज़ है सस्पेंड होते रहते हैं, यानी उसका चुनाव होता रहता है। राज्यसभा के एमपी की मुद्दत, उसकी ड्यूरेशन तो 6 साल की होती है, लोकसभा के एमपी की जो ड्यूरेशन है 5 साल की होती है, लेकिन हर 2 साल पर राज्यसभा का इलेक्शन होता है। मुख्तलिफ स्टेट से उसके उम्मीदवार होते हैं, एमएलए का वोट होता है और राज्यसभा के एमपी बनते रहते हैं। अब इस मरतबा एक राज्यसभा का एमपी आरजेडी से बन जाएगा। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, संजय यादव, ये लोग अभी एमपी बाकी रहेंगे। लेकिन जब 2028 में राज्यसभा का चुनाव होगा तो प्रोफेसर मनोज कुमार झा, संजय यादव वगैरह की भी मुद्दत पूरी हो जाएगी और उस मरतबा क्या मनोज कुमार झा को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा या एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार बनाएगी, आरजेडी से समर्थन मांगेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो एआईएमआईएम ने आरजेडी के साथ समझौता कर लिया है। सोशल मीडिया पर अब लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि आरजेडी और एआईएमआईएम के समर्थन आपस में लड़ते रह गए, दोनों एक दूसरे को चढ़ाते रह गए और इन दोनों के लीडरों ने आपस में समझौता कर लिया है, अलायंस कर लिया है। एआईएमआईएम के जो वर्कर्स हैं वो आरजेडी के वर्कर्स को चढ़ाते हैं, ताना देते हैं कि जुम्मन है, ये गुलामी करते हैं, ये ईमान और इस्लाम वाली पार्टी को वोट नहीं करते हैं
और उधर आरजेडी के जो वर्कर्स होते हैं वो एआईएमआईएम के नेताओं को चढ़ाते हैं कि लोग बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से मिले हुए हैं, इनकी वजह से बीजेपी को बिहार में जीत मिली है, ये लोग मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, गद्दार हैं। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को चिढ़ाया जाता है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं लेकिन साथ रहते भी हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसी वक्त एक वीडियो आई है, एक तस्वीर आई है हैदराबाद से। हैदराबाद के जो रहनुमा हैं एआईएमआईएम के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो खुद कांग्रेस के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस से हैदराबाद में उनका अच्छा रिश्ता है, अच्छा ताल्लुक़ है। तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और उनके साथ आज उन्होंने इफ्तार किया है। एक इफ्तार पार्टी थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे और रेड्डी साहब भी मौजूद थे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस के नेता हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं और साथ रहते भी हैं। और उमूमन हैदराबाद में, तेलंगाना में एआईएमआईएम को कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा गया। हैदराबाद और तेलंगाना के बाहर ज़रूर एआईएमआईएम के नेता कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस पर तनकीद करते हैं। तो इसी को सियासत कहा जाता है कि बाहर जाकर वो उसके खिलाफ बोलते हैं, अपने घर में, अपने इलाके में उनके साथ रहते हैं, साथ मिलकर इफ्तार करते हैं। बहरहाल एक साथ ये दोनों हुआ है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस के साथ इफ्तार पार्टी की है और बिहार में उन्हीं के पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव के साथ इफ्तार पार्टी की है। और ये दोनों नेता अब एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। लड़ाई ख़त्म हो गई है या लड़ाई फिर शुरू होगी, आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।